अस्सलाम वालेकुम। आज का क्लास है 11th ज़ूलॉजी के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और सेलुलर ऑर्गेनेली, उसका नाम है न्यूक्लियस। तो पिछले वाले लेसन में हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज़ कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, उसको किसने डिस्कवर किया और उसकी फंक्शंस और स्ट्रक्चर क्या है। तो आज हम और एक इम्पॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेली के बारे में जानना चाहेंगे। तो उस सेलुलर ऑर्गेनिक जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है न्यूक्लियस। So today we will see what is nucleus, who had discovered it, what is the structure of nucleus, and what are the functions of the nucleus. So let us see nucleus. It's for 11th class zoology. Nucleus जैसे कि आप जानते हैं कि एक सेल में बहुत सारी सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे बीच में इसके सेंटर में आता है न्यूक्लियस, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें क्लोरोप्लास्ट आते हैं, उसमें वैक्यूल्स आते हैं, उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, उसमें गोल्गी बॉडीज़ आते हैं, लाइसोसोम्स आते हैं, पेरोक्सिसोम्स आते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे इंसान के अंदर ब्रेन है वैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो कंट्रोलिंग चीज़ है न्यूक्लियस की, इस सेल की, वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है एक सेल का। बट यू हैव टू मेमोराइज इट, द न्यूक्लियस इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। जैसे कि मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया comes at the second stage in case of size of cellular organelles, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा बड़ा सेलुलर ऑर्गेनेली है, लेकिन पहला वाला जो है वो न्यूक्लियस है। So nucleus is the biggest cell organelle among all the other cell organelles, and it was discovered by Robert Brown in 1931. So nucleus was discovered by a scientist, by a zoologist whose name was Robert Brown in 1931. That is almost 90 years before. And students, as you know, while reading the structure of the cell, you know that mostly nucleus lies in the center of the cells. Mostly, almost in most of the cells, the position of the nucleus, it is centrally located. That is, it lies in the center of the cell. And you had to keep in mind here that nucleus occupies almost 25% of total cell volume. यानी कि सेल जितनी बड़ी है उस सेल का तकरीबन 25% वॉल्यूम यानी कि जगह वो कौन घेरता है, कौन सेलुलर ऑर्गेन लेता है, न्यूक्लियस लेता है। यानी कि जितनी सेल बड़ी होगी उसमें से 25% जगह एलोन ये न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है। सो बिकॉज ये बड़ा है सेलुलर ऑर्गेनेली, सेल का एक बड़ा सा एक पार्ट होता है। It is present almost in every cell, but it is absent in RBCs and xylem cells. जैसे कि आप जानते हैं xylem बॉडी में पढ़ा होगा आपने। It is a tissue, conducting tissue which conducts water from one part of the plant to the other. तो xylem cells जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसी तरह हमारे ब्लड के अंदर जो RBCs होते हैं वहाँ पर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। But in case of eukaryotes, as you know that nuclei are covered by envelopes. They are coated by envelopes. They are surrounded by envelopes, by nuclear membranes. But in case of prokaryotes, when I taught you the difference between prokaryotes and eukaryotes, I have already told you that in prokaryotes, nucleus is not covered by a nuclear membrane, but it is uncovered, it is not covered, and there lies a dense body. Instead of nucleus, there lies a dense body inside the cell which is known as nucleus. It may be
जब हम बात करते हैं इसकी शक्ल, इसकी शेप के बारे में, तो हम बता सकते हैं कि इट मे बी ओवल, इट मे बी डिस्क शेप्ड, इट मे बी लोबुलर और इरेगुलर, यानी कि इरेगुलर कोई शक्ल नहीं है, इरेगुलर हो सकता है इसकी सरफेस। एंड नॉर्मली आमतौर पर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। नॉर्मली सेल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन बहुत सारी सेल्स ऐसी हैं जहाँ पे दो न्यूक्लियस हमें मिलते हैं, और बहुत सारी सेल्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें दो से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं। सो नॉर्मली सेल्स आर ओनली वन, हैव ओनली वन न्यूक्लियस, बट इन केस ऑफ लिवर सेल्स, जो हम लिवर, जो हमारे अंदर एक ऑर्गन है लिवर, जब उसकी सेल्स को हम देखें तो वहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं, दैट इज़ बाइन्यूक्लिएट। एंड इन केस ऑफ स्केलेटल मसल सेल, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल पे जो मसल होती है, तो उस मसल सेल को जब हम ओल्दुरु करते हैं तो वहाँ पर हमें दो से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं, दैट इज़ पॉलीन्यूक्लिएट। जब दो से ज़्यादा सेल्स होंगी एक सेल के अंदर तो वो सेल पॉलीन्यूक्लिएट कहलाती है। तो जहाँ हम बनने की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस किस चीज़ से बनता है, कहाँ पे आता है, तो आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस इज फॉर्मड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक सेलुलर ऑर्गेनेली है जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दो किस्में होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक रफ ग्रैनुलर तो दूसरा स्मूथ विदाउट दीज राइबोसोम्स एग्रेनुलर। तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी से न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। जब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो हम यही बताएंगे कि न्यूक्लियस जो होता है, आमतौर पर न्यूक्लियस इन चीज़ों का बना होता है। नंबर वन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वो वाला मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस के बाहर, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, दिस इज़ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, तो इसके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि दिस न्यूक्लियस इट इज़ सराउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज़ इट इज़ सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन शाफ्ट, जो परफोरेटेड होता है। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये परफोरेटेड होता है, यानी कि वहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं। एंड दिस डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, परफोरेटेड डबल न्यूक्लियन, इट कवर्स द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमें मटेरियल मिलता है, जैसे कि सेल के अंदर विस्कस फ्लूइड होता है, वहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनेल्स उसमें उस फ्लूइड में होती हैं, तो उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी एक विस्कस फ्लूइड मिलता है हमें, तो उस फ्लूइड के अंदर न्यूक्लियस होता है। एक और डेंस राउंड बॉडी होती है ये वाली, तो इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है इसमें क्रोमैटिन मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, तो सब ये मिल के क्रोमोसोम्स बनाते हैं, तो इसको हम डीएनए क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। तो ये इसको हम जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि यही चीज़ पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग में जाती है तो इसके अंदर जो भी जीन्स होते हैं, जीन्स का रोल होता है इंसान की लाइफ में। हर एक लाइफ का जो कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है इसी जीन पे, और कुछ चीज़ें पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं तो वो इन्हीं क्रोमोसोम्स की मदद से चली जाते हैं। तो न्यूक्लियस की फंक्शन के बारे में जब हम देखते हैं तो ये कैरेक्टर्स पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू, और जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है कि एक इंसान कैसा होगा, उसके अंदर के कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, वो सब इसी क्रोमोसोम में होते हैं। तो वहाँ पे जीन्स होते हैं, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में इस न्यूक्लियस का। तो हम यहाँ बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसमें आपको डीएनए या आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम भी मिल सकते हैं। तो दूसरा पार्ट हो गया जेनेटिक मटेरियल। पहला वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियोल्स जो मैंने बताया, और एक राउंड बॉडी होता है इसको हम तो न्यूक्लियोल्स जो है ये न्यूक्लियस के अंदर, और एक छोटी राउंडेड डार्क बॉडी होते हैं। तो इसको साइंटिस्ट फोंटेन ने डिस्कवर किया है। फोंटेन
the zoologist whose name was Fontaine, and he have discovered this nucleus in 1781. And this nucleus, it is a little nucleus inside this is also known as little nucleus, and it lies inside the nucleus of the cell. It is dark dense body, ये dark dense body है and centrally positioned, और इसकी जगह भी होती है इस न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो इसमें राइबोसोम्स है यहाँ पे लगे हुए हैं बाहर। तो यहाँ पे ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है। तो इस आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो फंक्शन ये है कि ये ट्रेट्स पास करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है ये इसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जो भी ट्रेट वगैरह एक ऑर्गेनिज्म का वो डिफ़ाइन करना है वो कैसा होगा क्या होगा, उसके लिए जीन सब यहीं पे अंदर रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का क्लास था न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या है, किसने डिस्कवर किया, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ब्रीफली मैंने यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।